जो हमारे छात्र हैं 12वीं में सीबीएसई के इम्तिहान देते हैं, महीनों महीनों पढ़ाई करते हैं ये सोचकर के अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगी। पेरेंट्स पढ़ाते हैं, खुद काम करने के बाद बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, ट्यूशन लेते हैं, मतलब कि और फिर साथ में टेंशन कि इम्तिहान में क्या पेपर आएगा, किस पे तैयारी करें, कैसा पेपर आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, किसी को पता नहीं लगता। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को पता चल जाता है। नीट में भी ऐसा होता है। लेकिन अब हुआ क्या है सीबीएसई में, पहले सीबीएसई की बात करते हैं। हुआ क्या है सीबीएसई में कि लगभग कोई 17,80,000 स्टूडेंट ने सीबीएसई का इम्तिहान दिया, और जो ये क्लास 12 की बात कर रहा हूं मैं। और फिर इन्होंने कहा कि इस बार हम इवैल्यूएशन जो करेंगे वो OSM मतलब के ऑन स्क्रीन मार्किंग। पहले क्या होता था कि भाई छात्र था, आज भी छात्र है, अपने आंसर पेपर पर लिखता है और फिर वो इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं तो टेंचर इवैल्यूएट करता है। तो इन्होंने तय किया, क्योंकि ये हमारी जो सरकार है ना, वो जनता को दिखाना चाहती है कि कितनी तेजी से, कितनी गति से टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। तो इसलिए इस बार हम ऐसा करेंगे कि ऑन स्क्रीन मार्किंग करेंगे। मतलब क्या क्या हुआ कि वही जो पेपर है उसका स्कैन करके टीचर को भेजा जाएगा। स्कैनिंग सही हुई, गलत हुई, बेचारे टीचर को ट्रेनिंग नहीं दी गई, उसको मालूम नहीं कि कैसे पन्ना पलटना है, उसको ये भी नहीं मालूम। अच्छा, वो देख भी नहीं सकता क्योंकि कहीं स्कैनिंग इतनी खराब है। कुछ मैंने खुद व्हाट्सएप पे देखा है कि लोगों ने, बच्चों ने कहा कि ये देखिए मुझे पेपर दिया गया स्कैन का, लेकिन मैं खुद नहीं पढ़ सकता अपना पेपर, तो मैंने क्या लिखा है। तो खुद नहीं पढ़ सकता तो वो जो टीचर है जो स्कैन देख रहा है वो कहां से पढ़ेगा। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि जो पास परसेंटेज है वो गिर गई। ये भी बड़ी अचंभे की बात है, जो पहले पास परसेंटेज होती थी उसमें गिरावट आ गई। मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूं। पहले 88.39% पास होते थे बच्चे, इस बार 85.20। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। बच्चों ने कहा कि साहब हमारी वैल्यूएशन करिए, तो ये तो मान के चलिए रिवैल्यूएशन पे चले गया, और ये वैल्यूएशन में ये झगड़े हुए। तो टीचर कह रहे हैं कि साहब हम नहीं पढ़ सकते ये। तो ये बवाल रोज के रोज चलता जा रहा है, और नतीजा होगा ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन साथ साथ में जैसे ही वो रिजल्ट कहते हैं हम पूरी तरह से रिवैल्यूएशन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, वो साइट भी क्रैश हो रही है। मतलब कि कल से 4-5 बार साइट क्रैश हो गई। अब मुझे मालूम नहीं कि आज अभी स्थिति क्या है। मतलब कि आप बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? देखो मजाक थोड़ी ना। आप उनके मां बाप की हालत देखो, बच्चों की खुद की हालत देखो। भविष्य, उनका अपना भविष्य इस पे निर्भर है, और आप मतलब कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मतलब कि बच्चों की जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट करना ये आप ही जानते हो। कोई सोच वाला मंत्री तो ऐसा काम नहीं कभी कर सकता। बच्चों को यह नहीं पता कि हमारी किस तरह से इवैल्यूएशन हो रही है। साथ में पहले इन्होंने कहा था, यह भी एक अचंभे की बात है, इन्होंने कहा था रिवैल्यूएशन के लिए 700 रुपया लगेगा पहले। फिर जब विरोध हुआ इस बात का तो बोला 100 रुपया, हर क्वेश्चन के 25 रुपए, मैक्सिमम 100 रुपया। पैसा भी दो, आप सही तरीके से उसको इवैल्यूएट भी नहीं करो, पास परसेंटेज भी कम हो जाए,
साइट आपकी क्रैश हो जाए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, तो आप सोच समझ के साथ क्यों नहीं करते काम? देश आप विकसित भारत की ओर ले जाना चाहते हो, और ये आपकी आप मतलब कि अपनी टेक्नोलॉजी द्वारा आपकी साइट क्रैश होती जा रही है, आप स्कैन सही तरीके से नहीं कर पा रहे। मत करो आप। चलिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम आपसे आग्रह करते हैं, बच्चों की ओर से, उनके माँ बाप की ओर से, कि मत ऐसे करो, मत उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करो। अब नीट में क्या हुआ है, वो तो उससे भी ज्यादा सीरियस है। लगभग 22 लाख छात्रों ने नीट का इम्तिहान दिया है। 22 लाख छात्रों ने इम्तिहान कैंसिल हो गया। उसका नतीजा क्या होगा? दोबारा बैठेंगे बच्चे, और जिन्होंने इतनी मेहनत की, जिनके माँ बाप ने इतनी तवज्जो की, उसका नतीजा युवा के एग्जाम रद्द हो गया। और आपके जो ऑफिसर्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, पूरा पेपर लीक नहीं हुआ था, कुछ ही क्वेश्चंस लीक हुए थे। अरे उनको मालूम है कि लीक का मतलब क्या है? आता आपको मालूम है लीक का मतलब क्या है? नहीं मालूम आपको, क्योंकि आप हर चीज में जो आपका एक्सपोज जब आप होते हो, तो फिर किसी तरीके से जनता को बताने दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा इतनी लीक नहीं हुआ था, मतलब कि थोड़ा सा लीक हो गया था। वो थोड़ा भी लीक होता है कभी? पेपर तो लीक ही होता है ना, 5-6 क्वेश्चन हो, 10 हो, क्योंकि एक एक नंबर के हिसाब से लोगों का भविष्य तय होता है। आपको मालूम है मंत्री जी, इलेक्शन तो बड़े आप आराम से जीत जाते हो टेक्नोलॉजी द्वारा। यहां आपको टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं मालूम, किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। बहुत ही दुख की बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि कोई कोई भी मंत्री, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, अगर इस स्थिति में होता, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, इस स्थिति में होता, यूपीए की सरकार होती, तो वो इस्तीफा दे देता। लेकिन हम जानते हैं ना, हम मांग करते हैं, क्योंकि क्या फायदा मांग करने का जो होने नहीं वाला। लेकिन कुछ तो जिम्मेदारी से काम होना चाहिए ना। चलिए, एक और बहुत अहम मुद्दा आपके सामने में रखना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में ये सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के जज 37 हो गए हैं, चीफ जस्टिस के साथ मिलाकर 38। और ये ऑर्डिनेंस के द्वारा किया गया, और ये ऑर्डिनेंस को लागू किया 16 मई 2026। अब आपको मालूम है कि पार्लियामेंट तो अभी बैठी नहीं है, मॉनसून सेशन भी जुलाई में शुरू होगा, और अगर जजों की नियुक्ति नहीं हुई तो निश्चित रूप से यह ऑर्डिनेंस वोटिंग के लिए आ जाएगा, बहस के लिए, वोटिंग के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर इस बीच में ऑर्डिनेंस के द्वारा जजों की नियुक्ति हो गई, तो निश्चित रूप से फिर ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा। मतलब कि बिना चर्चा किए आप बढ़ाते जा रहे हो जजेस की स्ट्रेंथ। ये पार्लियामेंट के सामने आना चाहिए था ना, ये जरूरी है। और इसमें जो अहम बात है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ आपको इतिहास की बात भी बताना चाहता हूं, वो ये है, और मैं शुरू से कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा, कि जब पहले पहले शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट, जब 1950 की बात कर रहा हूं, 7 थे, 7। 1956 में 10 हो गए, 1960 में 13 हो गए, 77 में 17 हो गए,
तो मैं प्रैक्टिस करना था, मैंने शुरू की प्रैक्टिस 77 से पहले, तो उस समय केवल 13 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में। 86 में 25 हो गए, 2008 में 30 हो गए, 2019 33 हो गए और अब 37 हो गए। ठीक है, और क्यों हुए? इससे पीछे तो सोच यही है ना कि इतनी ज्यादा लिटिगेशन बढ़ गई है, तो निश्चित रूप से जजेस भी ज्यादा चाहिए, है ना। और ये लिटिगेशन तो कमती हुई नहीं और ना कमती होने वाली है। इसकी वजह कई हैं। इसकी वजह है कि आपने ऐसे कानून लागू कर दिए इस देश में जिसकी वजह से लिटिगेशन पैदा हो रही है, जिसकी वजह से लोग आज के दिन ट्रायल होता नहीं है, हिरासत में है, रोज रोज याचिकाएं बेल की डाली जाती हैं, वो लिटिगेशन बढ़ती जाती है। तो जिम्मेदार कौन है? सरकार, जो ऐसे कानून लाती है जिससे लिटिगेशन पैदा ज्यादा हो, तो ये कमती तो नहीं होगी ना। दूसरा कारण ये है कि लोगों को ये भी एक सोच है कि शायद कोर्ट हमें राहत दे दे, तो कोई भी मामला हो तो कोर्ट, जो पीड़ित लोग हैं, झगड़े हैं, कोर्ट चले जाते हैं कि शायद हमें कोर्ट से कुछ राहत मिले। नहीं राहत मिलती तो फिर लिटिगेशन और बढ़ती रहती है। एक उसका ये भी वजह है। तीसरी वजह यह है कि पीआईएल लिटिगेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, हर चीज पे पीआईएल हो जाती है। अच्छा, आज के दिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गई है। किसी का प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन में है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के द्वारा किसी और को खड़ा करके याचिका डाल देता है। तो तीसरी वजह यह भी है। चौथी वजह यह है कि गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं वो एक्सपैंड करती जा रही, बढ़ती जा रही, नए नए क्षेत्रों में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए किस्म के मुद्दे उठ रहे हैं। वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा ये तो अभी शुरू हुआ है ना। तो नए नए जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो आते जा रहे हैं, जिससे भी लिटिगेशन पैदा हो रही है ना। एक कमती तो होगी नहीं ना। कहने का मतलब यह है कि ये लिटिगेशन बढ़ती जाएगी। तो आज 37, तो कल 40, परसों 50, फिर उसके बाद 60, फिर उसके बाद 100। तो आप सुप्रीम कोर्ट को क्या बनाना चाहते हो, ये बता दीजिए पहले। इस पर चर्चा होनी चाहिए ना। ये सही है या गलत है, इस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन जो मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए ना। कि अब सुझाव क्या है? या सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कमती करो ताकि याचिकाएं कम आए सुप्रीम कोर्ट सामने, ठीक है ना। या कोई और ऐसा माध्यम के द्वारा कुछ और सोचो कि कोई किसी और तरीके से लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट की कमती हाई हो और कहीं और उसका समाधान हो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाओ। तो कई सुझाव हो सकते हैं, लेकिन बिना चर्चा किए। और फिर साथ में एक और भी मुझे इस पे शंका है कि आपने क्यों ऐसा किया। ये देखें, इसमें कोई संविधान का संशोधन की जरूरत नहीं है। ये तो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन के द्वारा, एक कानून के द्वारा, बिल के द्वारा ये पारित हो सकता है और बढ़ा सकते हैं। वो भी दिक्कत, इनके पास मेजोरिटी है, बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए कि आप किस किस्म का सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं, इस देश में किस किस्म का सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, होना चाहिए, क्योंकि अगर 50 हो जाएंगे, अभी आप देख रहे हो तो एक बेंच कुछ कहता है, दूसरा बेंच कुछ और कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट तो एक नहीं रहा ना। जितने बेंच हैं उतने ही सुप्रीम कोर्ट हैं, क्योंकि हर बेंच का जो जो फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो कितने सुप्रीम कोर्ट आप चाहते हो? और कानून की फिर व्यवस्था क्या होगी? ये बहुत एक गंभीर मुद्दा है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है।
फिर क्या होता है कि फिर आरोप लगते हैं कि साहब आपने अपने जज लगा लिए, सही है अगर गलत है इस पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन शंकाएं भी पैदा होती हैं कि आपने छुट्टियों में बना दिए, तो फिर ऑर्डिनेंस लैप हो गया, लैप्स हो गया। तो ये, और आप जो सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज हैं, उनसे भी पूछिए कि भाई कैसे किया जाए। वकील लोग हैं, उनसे भी पूछिए, पार्लियामेंट में चर्चा भी कीजिए। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो निश्चित रूप से जो भी आप निर्णय लोगे उस पर शंकाएं पैदा होंगी, और ये लोकतंत्र के सही नहीं है। I just wanted to express my pain. That's what's happening at the examination system in this country. Let's take the CBSE. Recently, the examination took place. The percentage, the pass percentage, which was 89% earlier, or 88 something, fell down to 85. Students were very upset. And the reason was that the question paper, which was to be evaluated, was done through a process of screening the answer paper of the students, sending it to the teachers for evaluation, and then having them mark it. So the problem was manifold in that process. One, there was no training to the teachers. Teachers who are used to marking papers, marking examination papers on paper, are not used to dealing with technology, many of them. So there was no training, so they didn't know really how to deal with it. Number two, you have to scan the answer paper of the student and then send it to the teacher. And in that scanning process, if the scanning is not proper, then the teacher cannot read what the answer paper is. So it is not possible for him to evaluate, and I'm given to understand that many teachers complained to the ministry that, look, we've not been able to read. And then students who are asking for evaluation, because many of them think that they have done very well, and in fact the marks that are given to them is inconsistent with their own capabilities. So they've been asking, let reevaluate, and many of them are asking for that. The evaluation also is taking a lot of time because the scanning is not proper. So why does this government, and this is the nature of the way in which this government functions. This government functions for splashy news in newspapers. See, we have embraced technology. This is a new, successful experiment which has been successful. See how advanced India is in ensuring that technology brings about quick solutions. What it has done is, in fact, delayed the solution, because there is no resolution in sight. And the authorities keep on saying, okay, we'll publish the final result here within 2 days. And the sites crash. 4 times the sites have already crashed. I mean, they can't even handle this. And they are playing with the lives of our children. I mean, the minister should know how much time is spent by students preparing for class 12. His whole life depends on how well he performs. And you put his prospects of his life in jeopardy, because you're not able to conduct the examination in the manner in which it should be conducted, because you are experimenting with the lives of our young students. That's what you're doing. How much time parents take their time off from their busy life to ensure that the child does well. And then those families are faced with this. I mean, this is, yours is an insensitive government. I mean, there are lots of allegations. I mean, take, for example, NEET.
There are lots of allegations that are being made. I don't want to get into all that. But why is it that papers are leaked? Why can't you set a foolproof system? And then your bureaucrats give an explanation that only some questions were leaked, paper were not leaked. What does this mean? Do they even know the meaning of what leakage is? It is shameful. I mean, all those students who sat for the NEET, and you know how many students sat? 22 lakh students sat for NEET. In CBSE, 17 lakhs 80,000 children sat, or 60 odd thousand children sat. And we are playing with what? Young students. And they'll have to sit for the exam again. Imagine, apart from the tension of sitting for an exam again, the pain that it causes. You know, in the next exam, a child may say, no, in the previous one I did very well. Somehow I could not do as well this time. So he loses an opportunity. Who compensates the child for that? Who compensates? And there's no accountability in this system. This government doesn't believe in accountability. So even if you were to ask for somebody's resignation, there is no point, because it will not happen. And all kinds of people are at the head of the NTA. There are lots of allegations. I don't want to go into it, because I am not here to make allegations. But there are allegations. There are reports. And the person also is the chairman, I believe, of the UPSC. Anyway, we don't want to go into that. But the question is, we want to choose. Take, for example, NEET or CBSE. When papers are leaked, at CBSE, of course, it hasn't happened, but papers are leaked in NEET. Who leaks them? There's a possibility of a network there. There's a possibility. Somebody should investigate. Which is that network? Who are involved? All are involved in that network? Are teachers who are teaching in private institutions part of that network? Are teachers who have retired from private institutions, teaching institutions, are part of that network? Because they have linkages with the institutions they were teaching in, or they are teaching in, maybe so. And therefore they have an interest. It's possible. I mean, I'm not saying it is the case, but it's possible. So somebody should investigate all this. And don't sort of, if you really want to change the system, don't involve small people in the net. Get at the big fish who benefit from it. So it is sad that our children have been put in this position, both in the CBSE examination and in the NEET examination, which of course has to be now re-examined. The second issue I wanted to raise was this ordinance that was published on the 16th of May 2026, which increased, the ordinance seeks to increase the strength of the Supreme Court from 33 to 37. I want to give you a bit of a history as far as this is concerned. Way back in 1950, when the Supreme Court was established, there were only 7 judges. In 1956, the number increased to 10, 60, the number increased to 13, 77 to 17, 86 to 25, 2008 to 30, 2019 to 33, and the latest is 37. Of course, this 37 excludes the Chief Justice of India, so it makes it 38. Even the 33 exclude the Chief Justice of India. All the numbers exclude the Chief Justice of India. Now the question is, fine, you've issued an ordinance, you're entitled to do that, you have majority, you'll be able to get majority both in Lok Sabha and Rajya Sabha. It doesn't require a constitutional amendment, so that's all very well. The question is, where do we go as an institution?
I've been part of this institution since the 70s. So I spent most of my life being a part of this institution. And I'm a little worried. The reason why I'm worried is that the rationale for increasing the strength is obvious. The rationale is that litigation has increased exponentially, and therefore number of judges need to increase. The question to be asked is, why has litigation increased? And there are 3-4 answers for that. Number one, it is really the government that is responsible for increase in litigation because they are the major litigators in the court. Major litigators. Majority of litigation emanates from government. That's one. Any small dispute, the government reaches the Supreme Court. Tax may be, if I'm talking about tax, it may be 1 lakh, 2 lakh, 5 lakhs, even then they go to Supreme Court. Be that as it may. The second reason, and which is very important, is that the government has introduced such harsh legislation, and they use that legislation. In fact, they have weaponized that legislation by the use of agencies like the ED and the CBI, and of course the taxing authorities as well, and NIA. And the result is that because of that, litigation has increased exponentially. Bail not being granted, that itself leads to litigation. People are prosecuted, students are prosecuted, teachers are prosecuted, academics are prosecuted. Right? When people say something which is part of Article 19(1)(a), the right to free expression, they are prosecuted. Some of them are prosecuted for that. And on charges which have no foundation. So the government itself is responsible through these harsh laws and through the weaponization of these laws, which increases litigation. That also government is responsible. The third is the increase in PILs. Now, I remember in my days, there were PILs, but they were limited to those who do not have the wherewithal to come to court and belong to the weaker sections of society. Indigent people. For example, bonded labor. You had an issue of bonded labor. Who would represent the bonded labor? Through a PIL. And therefore, Supreme Court said we need to encourage PIL for the voiceless, for those who don't have the capacity to come to court, don't have the financial means to come to court. But I think slowly over the years, the PILs have increased, and in fact, instead of being public interest litigation, have become private interest litigation. Actually, it's the source of actually harassing people and extracting money. The source of extortion also. You file a PIL against a company, start challenging various aspects of the company, and then demand from the company that unless you give me X, Y, and Z, I will proceed with the matter. So it's become a source of money-making machine, private interest litigation. So that itself has increased. Number 3, government activities. The nature of government activities have also expanded. There are new challenges that are coming up before the government in terms of tariffs, in terms of environment, climate change, technologies, our agreements with other countries, new laws in place to meet with the global challenges. Expands litigation. That's another reason why litigation expands. So basically, this expansion cannot stop. By increasing the strength of judges from 34 to 38 or 33 to 37, excluding the Chief Justice, that expansion will not stop. Litigation will increase. So then where do you want to take the Supreme Court is the question. From 38 to 45, from 45 to 50, from 50 to 60, from 60 to 70. Is that the Supreme Court of India that you want? That's a matter of public debate. That should be a matter of public debate.
Now, by issuing this ordinance, they have ensured that there will be no public debate. Matter should have gone to the standing committee, if introduced in the Lok Sabha or the Rajya Sabha. It could be a joint parliamentary committee, it could be a select committee, then debate in Parliament as to where we want the Supreme Court to be and what kind of Supreme Court do we want in India. What are the solutions for this increase in litigation? What kind of joint effort should be taken? The opposition should be taken into confidence. We know sometimes, I mean, not everybody in the government is conversant with court procedures and the nature of litigation. Some of us lawyers are. Some discussion should take place. Even retired judges who have been dealing with this problem, even they should be consulted. But you can't have an ordinance, and you shouldn't, because it shows that lack of transparency, lack of interest in consultation, which is anti-democratic in nature. So you will appoint the judges during this period of time, and come Parliament session in July, it will lapse, and you would have appointed the judges you want to appoint. Of course, this is through the collegium system. But what happens in this process is people start suspecting. People start attributing motives, which is not good for the institution. People start worrying about what kind of Supreme Court is there going to be. Because as it is, judges sit in benches of 2 or 3. So if you have 38 judges, you would have a minimum of about, say, 16, 17 benches. So you'll have 16, 17 Supreme Courts. Because every judgment of a bench is an order of the Supreme Court, is a judgment of the Supreme Court. So how many Supreme Courts do you want? 40, 50, 60? These are very serious questions which impact the lives of people, impact the lives of institutions, impact the credibility of institutions, impact the credibility of the judicial process. As it is, we are now saying one bench says one thing, the other bench says just the opposite. So, see, governments must be run through a process of dialogue and as far as possible consensus. It should not be the diktat of the party that rules. And if this anti-democratic process continues, then you will have, unfortunately, responses which are also not palatable. Thank you. सर एक सवाल है जी हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा है कि देश में जितने भी वकील हैं उसमें 35 से 40% टेक डिग्री के आधार पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको ज्यादा पता होगा क्योंकि तो बार काउंसिल के चेयरमैन तो वो है ना, और उस पर एक्शन लिया जाए। तो बोलो क्यों नहीं लिया 3 साल? अगर है तो ऐसा, बार काउंसिल के चेयरमैन वो है ना, उनसे पूछे क्यों नहीं एक्शन लिया, काउंसिल ने क्यों नहीं एक्शन लिया? अगर ऐसी बात सही है, मैं नहीं मानता, लेकिन उनको ज्यादा मालूम है, आंकड़े बताएं, नाम बताएं वकीलों के, तो कार्रवाई करें। जिम्मेदारी उनकी और सवाल मुझसे। सर प्राइस राइज बोलेंगे, डेली पेट्रोल डीजल वो तो देखो ये तो रुकेगा थोड़ी ना। 5 रुपए पेट्रोल हो गया, 5 रुपए डीजल बढ़ गया, और ये आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, क्योंकि जो ये काम करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ये करते हैं, लेकिन शिखर तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि मकसद क्या है? तो बढ़ेगा, लाइनें बढ़ेंगी, दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, लाइनें की कतार बढ़ेगी, और इंतजार की घड़ी बढ़ती जाएगी। सर, शिक्षा का व्यवसायीकरण एक बड़ा मुद्दा है। कल दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो अनएडेड हैं लेकिन मान्यता प्राप्त हैं, वो सेशन शुरू होने के पहले बिना शिक्षा विभाग की मंजूरी के जो है वो अपनी फीस बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए उन्हें कोई मंजूरी नहीं लेगी। इसको लेकर अभिभावकों की चिंताएं बहुत बढ़ रही हैं, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही थी, लेकिन कोर्ट का जो आदेश है वो एक बहुत बड़ी बाधा और लोगों की चिंता का विषय है, क्योंकि फीस को बढ़ाने का कोई प्रतिशत है नहीं कि कितनी फीस बढ़नी चाहिए। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लिटिगेशन की बात हो ही रही, करेगी लिटिगेशन। थैंक यू।